हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 25 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख लीजिए, आज पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 से रिलेटेड ये टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप फेसबुक पर हैं तो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। इससे लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। एंड इसके अलावा टेलीग्राम का एक चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज सामने आ रही है, यहां पर बात हो रही है करी म्यूजियम के बारे में। तो देखिएगा, इस टर्की ने फैसला लिया है, डिसीजन लिया है कि ये एक और चर्च को मस्जिद में बदलेगा। इससे पहले इसने हैगिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया था। अगेन फिर से ये करी म्यूजियम को भी मस्जिद में बदल रहा है, मॉस्क में कन्वर्ट कर रहा है। और ये एक एंशिएंट ऑर्थोडॉक्स चर्च हम लोग को देखने को मिलता है और इसको मॉस्क में जो है वो बना दिया गया है। इसको इस्तांबुल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, जहां पर मुस्लिम जो है वो वर्शिप प्रे किया करते थे। 534 एडी पर यह बनाया गया था। यहां पर सिर्फ लोकेशन वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। हैगिया सोफिया और करी म्यूजियम कहां पर लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है टर्की पे लोकेटेड है। और यहां पर टर्की जो है वो चर्चेस को मस्जिद में, मॉस्क में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये ऐसा दिखता है करी म्यूजियम, और इसको जो है वो मस्जिद में बदला जा रहा है। बट अभी हम लोग बीजेंटाइन एम्पायर की बात करेंगे, क्योंकि इसका जो बिल्डअप हुआ था वो बीजेंटाइन एम्पायर के दौरान हम लोग को देखने को मिला था, बिल्डअप हुआ था, राइट। और ये बहुत विशाल और पावरफुल सिविलाइजेशन था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से इसको जाना जाता है। 313 टू 1453 एडी पर ये हम लोग को देखने को मिलता था। इसका अस्तित्व जो था वो इस पीरियड पर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 330 एडी में रोमन एम्परर था एक कॉन्स्टेंटाइन वन। इसने एक रोमन एम्पायर की एक नई कैपिटल जो है वो स्टैब्लिश करी थी, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसने नया रोम जो है वो तैयार किया था, जो एंशिएंट ग्रीक कॉलोनी थी बिजेंटाइन की। तो वहां पर इसने एक नया रोम जो है वो स्टैब्लिश कर दिया था, बिल्डअप कर दिया था। और बीजेंटाइन एम्पायर की गिरावट कब हुई, इसका डाउनफॉल कब हम लोग को देखने को मिला, 1453 में, 1453 में। और ओटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कब्जा कर लिया था। और उस समय जो शासक था वो कॉन्स्टेंटाइन 11 हम लोग को देखने को मिलता था। और बीजेंटाइन के आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें, क्योंकि आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही हम लोग को अभी न्यूज में चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि दोनों हमने देखी, ये हैगिया सोफिया और ये करी म्यूजियम, है ना। तो आपको थोड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके ज्यादातर जो आर्ट जो होते थे वो इनके रिलीजियस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते थे, जैसे कि चर्चेज हो गए, राइट। तो यानी कि धार्मिक आधार के ऊपर बेस्ड इनके आर्ट और आर्किटेक्चर्स हम लोग को देखने को मिलते थे, राइट। जैसे कि हैगिया सोफिया हो गया और चोरा मोनेस्ट्री। चोरा मोनेस्ट्री कोई नहीं है, यही है करी म्यूजियम, इसको चोरा मोनेस्ट्री भी कहते हैं। ये वाला भी चीज आपको पता होनी चाहिए। और मैप में आप देख लो, जैसे ये पूरा बीजेंटाइन एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेड कलर से, ये पूरा। और ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बीजेंटाइन एम्पायर डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर ये इतना डीपली क्यों लेके जा रहे हो इस टॉपिक को। तो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि आपको चीजें जनरल पढ़नी है, बट मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको थोड़ा सा डीप हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि 2019 के यूपीएससी के पेपर में कुछ चीजें ऐसी नोटिस की गई कि अब यूपीएससी थोड़ा सा डीप में चीजें पूछ रहा है। और डीप में क्या पूछेगा तो उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और बाकायदा प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करते हुए। कैसे, क्यों चांसेस है कि बीजेंटाइन एम्पायर के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा कि ग्रीस और टर्की के बीच में अभी हम लोग को टेंशंस देखने को मिल रही हैं, है ना। यहाँ पर दोनों की जो मिलिट्री फोर्स जो है वो आमने सामने हम लोग को देखने को मिल रही है इस रीजन पर, ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन पर। और यहीं पर आप देखो, ये ग्रीस और ये टर्की और ग्रीस दोनों ही बीजेंटाइन एम्पायर के हिस्से हम लोग को देखने को मिलते थे। तो इसीलिए मैं आप लोग को ये बीजेंटाइन एम्पायर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बीजेंटाइन एम्पायर जो है वो इसी से रिलेटेड है। एक तो इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड, दूसरी बात अभी ये ग्रीस और टर्की न्यूज में देखने को मिली थी।
तो इसलिए थोड़ा सा क्या पता है डिटेल में पूछ लिया जाए तो आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ भी जो है वो छूटना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर इसीलिए दावा भी करता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर्स कंटिन्यू पढ़ रहे हो, मेरे द्वारा बताए गए जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर रहे हो, तो 100% गारंटी सिलेक्शन आपका होगा, राइट। और अभी करी म्यूजियम के बारे में अगर बात करें तो उसको चोरा मोनास्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप चोरा मोनास्ट्री थोड़ा सा याद रखना, प्रीलिम्स वगैरह में कभी कभी आ सकता है। करी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आउटसाइड द सिटी, यानी कि शहर के बाहर, गांव क्षेत्र की बात होती है, तो उसको करी बोलते हैं। और पहली बार 6th सेंचुरी में ये बनाया गया था। 14th सेंचुरी की बात करें गाइस, तो यहाँ पर एक हम लोग को शासक देखने को मिलता था, बीजेंटाइन का राजा और शासक, और ये इसका नाम था थियोडोरस मेटोचाइट्स। तो ये इसका शासक हम लोग को देखने को मिला था, जिसने 14वीं सेंचुरी पे इसको, इस जगह को, करी म्यूजियम को जो है वो रिपेयर कराया था और उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया था, फंडिंग करी थी। और 1511 के समय पर सुल्तान बेजिड सेकंड हम लोग को देखने को मिला था। इसने इस चर्च को, ये चर्च हुआ करता था, इसने इस चर्च को मस्जिद में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था, और यहाँ पर इसने पुलपिट, मिराब और मीनार, मिनारेट यानी कि मीनार, तो ये जो है उसने ऐड कर दी थी, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन में और कुछ नई नई चीजें इसने इंक्लूड कर दी थी, ऐड कर दी थी। और 1948 में ये म्यूजियम की तरह जो है वो ओपन कर दिया गया, जैसे कि हम लोग को हैगिया सोफिया देखने को मिलता है, तो सेम उसी तरह ही ये म्यूजियम के तौर पर जो है वो ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसकी कुछ टाइमलाइन है जिसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि बीजेंटाइन एम्पायर के समय पर इसको बिल्डअप किया गया था, फिर बाद में फिर दूसरे शासक आए। 14th सेंचुरी में जो है बीजेंटाइन का ही एक शासक था जिसने इसको रिपेयर किया, इसका कंस्ट्रक्शन किया। बाद में एक सुल्तान आया और जिसने इस चर्च को जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, इस चर्च में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें इसने ऐड कर दी, और फिर ये सभी के लिए जो है वो एक म्यूजियम के तौर पर ओपन हो गया था 1948 में, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में ये सभी के लिए जो है वो ओपन हो गया था पब्लिक के लिए म्यूजियम के तौर पर। बट अब फिर से इसको टर्की क्या कर रही है, दोबारा से मस्जिद में जो है वो इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसीलिए ये टाइमलाइन आप लोग को थोड़ा सा समझना जानना थोड़ा सा जरूरी था, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें करी म्यूजियम के बारे में, तो वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है, विश्व प्रसिद्ध स्मारक हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर काफी सारी पेंटिंग्स हैं, काफी सारे इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ज्यादातर जो इमेजेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेंटाइन एम्पायर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर किससे रिलेटेड है, उनके धर्म से रिलेटेड, धार्मिक तौर पर इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसकी इमेजेस भी जो होगी वो स्वाभाविक सी तौर पर, जब ये चर्च था तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो इमेजेस होंगी और जो फीचर्स इसके अंदर मौजूद होंगे, तो वो जीसस और मैरी, इनकी लाइफ से रिलेटेड हम लोग को सीन्स वगैरह, सीनरी वगैरह, इमेजेस वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और एक काफी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है 14वीं सेंचुरी के जो लेट बीजेंटाइन आर्ट जो था उसका, ये एग्जाम्पल देता है। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं, राइट। इसमें जो है वो मल्टीपल कल्चर्स के भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मतलब एक टाइम पर बीजेंटाइन एम्पायर था, उसके उसके बाद फिर चर्च वगैरह में हम लोग को ये देखने को मिला, राइट। क्रिश्चियन एरा वगैरह का समय पर हम लोग को ये चीज़ देखने को मिली। फिर उसके बाद जो है ये इसमें जैसे कि मुस्लिम्स के कुछ, इस्लाम के कुछ फीचर जो है वो इसमें ऐड हो गए, राइट। तो ऐसी भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर बाई चांस मेन्स वगैरह में आ जाए तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए नोट डाउन करने के लिए। और बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पूरी चीज़ जितनी भी आ सकती हैं, इसके बाहर का और कुछ नहीं आएगा, वो पूरी की पूरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर बात हो रही है थुम्बी महोत्सवम 2020 के बारे में। तो देखिए याद रखना, केरला का ये पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिल रहा है, थुम्बी महोत्सवम 2020। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया ने कोलैबोरेशन किया सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थुम्बीपुरम के साथ इस फेस्टिवल के लिए। तो ड्रैगन फ्लाई पता है ना क्या होता है, ये देखो ये ड्रैगन फ्लाई आपको दिखाई दे रहा है। बचपन में इसको हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं बच्चे, जब देखते हैं इसको तो, क्योंकि ये ऐसा उड़ता है तो ऐसा लगता है बच्चों को हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो इसको हेलीकॉप्टर बोल दिया जाता है, राइट। तो ये है ड्रैगन फ्लाई। तो इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है कि ये ड्रैगन फ्लाई का रोल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए कैसा है, किस तरीके का है, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है, राइट। और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो 2018 में शुरू हुआ था, और ये नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का ही एक पार्ट है। नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन सोसाइटी, ये कोलैबोरेट करते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और IUCN के सेंटर फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के साथ। और फिर ये बेसिकली सोसाइटी में लोगों के बीच में जो है लोगों को अवेयर करते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू कि ड्रैगन फ्लाई जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, और बताया जाता है कि ड्रैगन फ्लाई का रोल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए क्या है। जैसे कि आपको पता होगा इसकी जो फूल वगैरह जो होते हैं, तो फूल का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इन्हीं सब स्पीसीज के कारण होता है, ड्रैगन फ्लाइज के कारण। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि इनके पैर में जो है पोलन ग्रेन जो है वो चिपक जाते हैं, फिर एक फूल से वो दूसरे फूल पे लेके जाते हैं।
तो ये इनका एक रोल होता है। इसके अलावा और भी जब आपको फ्री टाइम मिले तो ड्रैगन फ्लाई के रोल के बारे में बताइएगा, या फिर जो भी स्टूडेंट जो है वो जूनॉटिक स्टडीज कर रहे हैं तो उनको मेरे ख्याल से पता होगा, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन ड्रैगन फ्लाई से रिलेटेड अगर आपके पास होगी तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइएगा कि और क्या एनवायरनमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं ये ड्रैगन फ्लाई। इसमें एक और चीज याद रखना, इसका जो ऑफिशियल मास्कॉट है वो है पंटालू। ये देखो आप, ये है पंटालू, ये इसका ऑफिशियल मास्कॉट है। मास्कॉट का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे कि कुछ भी लकी ऑब्जेक्ट कि कोई भी चीज शुरू की जा रही है तो वो लकीली बिल्कुल सब कुछ जो है वो सही रहे। जैसे कि होता है ना, काफी सारे लोग अपने बेटर लक के लिए, गुड लक के लिए कुछ कुछ चीजें रखते हैं, तो वैसे ये मास्कॉट होता है। ठीक है, तो ये चीज थी इससे रिलेटेड पूरी, जिसके बारे में एक जनरल आइडिया जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक विक्ट्री मूवमेंट आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने ये कल टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। तो अभिषेक जी हैं, इनको ईपीएफओ का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मुझे जानकर काफी खुशी हुई कि इन्होंने मेंशन किया कि लास्ट 1 साल से ये मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर से काफी इनको बेनिफिट मिला है। तो थैंक यू यार, ये आपने इतना बोल दिया मेरे लिए वही काफी। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मेरा सिर्फ काम जो है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने का है, और ये जो भी आपने अचीव किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के दम पर अचीव किया है। किसी और के सपोर्ट से किसी को कोई सक्सेस नहीं मिलती। एक चीज हमेशा आप सभी लोग क्लियर रखो अपने माइंड में, आप जो करोगे वो आप अपनी ही दम पे करोगे। आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये एग्जाम निकलता है। और मेरा काम सिर्फ इतना है, आपको एक राइट डायरेक्शन देना। मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, राइट डायरेक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको फॉलो करना आपका काम है, और ईमानदारी से फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल मन नहीं लग रहा यार, मूवी देख लेते हैं चलो कुछ नहीं। अगर वो दिन चाहिए जिस दिन आप सेलिब्रेट करो और आपके साथ पूरी दुनिया सेलिब्रेट करे, तो उस दिन को लाने में मेहनत लगती है, वो तपना पड़ता है। और वो तपोगे जब आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे। और इस एग्जाम के अंदर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जो है वो चाहिए होता है। और स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी हार्ड वर्क तो आप ही को करना है। मैंने हमेशा से आप ही लोगों को बोला कि सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। और हार्ड वर्क जो होना चाहिए वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं। क्योंकि इसमें इस एग्जाम के अंदर इतना मिथ है, इतना ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं, कि मतलब लोगों को इतना उल्लू बना के रखा हुआ है कि इतना सारा पढ़ना है, लगा डरा दिया जाता है कि अरे ये देखो ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। अरे नहीं, सिलेबस डिफाइंड है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कवर कर लो, सिर्फ उतनी चीज कर लो। करंट अफेयर्स में लोग बोलते हैं हुआ बना के रखा हुआ है, करंट अफेयर इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है। गाइस, करंट अफेयर सिर्फ 3 बार आपको पढ़ना है, और उसका प्लान मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको पता है कि आज आप पढ़ रहे हो, रात में सोने से पहले पीडीएफ रिवाइज कर लो, और फिर या फिर आपके नोट्स, जो लोग नोट्स फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स रिवाइज कर लो। और इसके बाद 1 हफ्ते के बाद जो आपको वीकली कंपाइलेशन मिलता है, उस वीकली कंपाइलेशन को एक बार पढ़ लो। और फिर मंथ के एंड में मंथली कंपाइलेशन मिलता है, मंथली में कंपाइलेशन कवर कर लो। 3 चीज सिर्फ करनी है, 3 चीज कर ली, सॉर्ट आउट, पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइट, तो इस डायरेक्शन में जो है वो आप लोग को चलना है। अब चलिए, समय ना वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों का। एंड अभिषेक जी, अगेन कांग्रेचुलेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो आसियान का 6th राउंड टेबल हम लोग को देखने को मिला, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स का। रिसेंटली इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड के द्वारा। इसकी थीम थी आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा। आसियान और इंडिया पार्टनरशिप जो है वो अपनी स्ट्रेंथन करेंगी कोरोना वायरस के बाद। तो ये इसकी थीम थी। बट जो भी हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि थीम जो है वो आप इंग्लिश में पढ़ा करें और उसको याद रखने की कोशिश किया करें। आसियान इंडिया राउंड टेबल क्या है एग्जैक्टली तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये एस्टैब्लिश हुई थी। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आसियान की मेंबर कंट्रीज मौजूद होती हैं, और आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके थिंक टैंक्स होते हैं, उनके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, मीडिया और बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये साथ इकट्ठा होते हैं, और इंडिया की तरफ से ये पूरे लोग जो है वो थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स सब इकट्ठा होते हैं। और किस पर चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में कैसे आसियान कंट्रीज और इंडिया कैसे ट्रेड करेंगे, किस डायरेक्शन में जो है वो आगे बढ़ेंगे, कैसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आने वाले समय पर करेंगे। तो उसकी पॉलिसीज वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। राइट, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। और 7th आसियान इंडिया समिट जो थाईलैंड में हुई थी 2009 में, वहां पर जो है ये एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए, इसके बारे में इन जनरल एक जानकारी होनी चाहिए, बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बट आसियान के बारे में मैंने लास्ट में होमवर्क भी दे रखा है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा थोड़ा सा डिटेल में आसियान के बारे में। और इंडिया आसियान का रिलेशंस जो कुछ महीने पहले मैंने आपको कवर करा के रखा हुआ था, उसको एक जनरल आपको देखना है, क्योंकि इंडिया और आसियान के बीच में अभी रिलेशनशिप जो है वो काफी क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं।
और दोनों ही प्लान कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को क्लोज करने का। तो इंडिया और आसियान के बीच का रिलेशंस क्या है, उस पर आप जो है वो एटलीस्ट 100 वर्ड में अपनी चीजें प्रिपेयर करके रखेंगे, क्योंकि जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में भी चीजें पूछ ली जाती हैं। इस प्रकार के मेंस में क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान की मेंबर कंट्री जरूर याद रखना, ठीक है। इन मेंबर कंट्रीज को, और इवन ये भी याद रखना, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में भी आप जो है वो अरेंज कर पाए पूरी कंट्रीज को। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है थोड़ी सी, ठीक है, इस मैप पे एग्जैक्टली। आगे की चर्चा करें तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, वीडियो को फटाक से पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को अभी के अभी, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखिए आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में, और लास्ट में जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन के अंदर ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में, तो देखो इस स्कीम को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि ये जो है ये है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति का मुंह जो है वो गोल होने की जगह कुछ ऐसे ही बन गया, समझ लो ये एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति चलता फिरता आ रहा है, ये हेल्दी भी है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बट फिर भी ये व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस अपना कराता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराता है? क्योंकि कल को इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है इसके साथ, इसकी हेल्थ के साथ, तो इसके जो है वो हॉस्पिटल में बिल भरने की जरूरत ना पड़े। हॉस्पिटल का पूरा खर्चा, पूरा बिल जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देख ले। तो इसलिए होता है, और समय समय पर ये कंपनीज को जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि आप जब प्रीमियम पे करोगे समय समय पर, उसके बाद ही फिर सर्विस जो है वो दी जाती है। तो ऐसी चीज यहाँ पर होती है। किसकी बात करी अपन ने? हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी। वैसे ही एक जॉब इंश्योरेंस होता है, और जॉब इंश्योरेंस जो है वो है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इस जॉब इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जिन भी व्यक्तियों की जॉब चली जाती है किसी भी कारणवश, उन व्यक्तियों को समय पर मंथली बेसिस पर जो है वो अब उनकी सैलरी का पहले 25% मिला करता था, अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उनकी सैलरी का 50% जो है वो उनको मिलेगा। तो ये है जॉब इंश्योरेंस, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। क्लियर है यहां तक पूरी चीज? सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखो। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ने 2018 में इसको लॉन्च किया था। अभी टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इस स्कीम के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखने को मिलती है उसको रिलैक्स किया जा रहा है। क्यों रिलैक्स किया जा रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण अभी कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्ट में देखा था कि जो लॉकडाउन हुआ था उसके चलते 50 लाख सैलरीड पर्संस की जॉब चली गई। 50 लाख से ज्यादा सैलरीड पर्संस ने अपनी जॉब खो दी है, और अभी बड़ी परेशानियां मार्केट में चल रही है, और सरकार चाह रही है कि लोगों को पैसा मिलते रहे पर्याप्त, जिससे कि लोग खर्चा करें। और हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जब लोग खर्चा करते हैं तो ये इकोनॉमी स्टेबल होती है। तो इसीलिए सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है वो उसका रिलैक्स किया है। और क्या रिलैक्सेशन है? तो वही चीज, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि इसको 50% कर दिया गया है सैलरी का 25% की जगह। इसके अलावा जो रिलीफ पीरियड है उसको 90 दिन की जगह 30 दिन कर दिया गया है, राइट। जैसे कि होता ये था, जनरली हम देखते थे कि अगर किसी की जॉब गई तो उसको 3 महीने 90 डेज जो है वो वेट करना पड़ता था, तब उसके बाद जो है उसको पेमेंट मिलना शुरू हो जाती थी इस इंश्योरेंस के थ्रू, यानी कि उसको उसकी सैलरी का 25% मिलना शुरू हो जाता था। बट अब इस 90 को जो है घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, और 25% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। कि अब जैसे आज के दिन अगर किसी व्यक्ति की जॉब गई और उस व्यक्ति ने ऑलरेडी पहले से इंश्योरेंस करा रखा होगा, ऐसा नहीं है कि सभी की, जिनने इंश्योरेंस कराया उसी को लाभ मिलता है। सेम वैसे ही होता है ना कि जिसने हेल्थ इंश्योरेंस कराया होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसी का मेडिकल बिल जो है वो पे करती है, सभी का नहीं। यहाँ पर सभी की बात नहीं हो रही, उन्हीं की बात हो रही जिन्होंने प्रॉपर टाइम पर अपना प्रीमियम भरा है और प्रॉपर इस सर्विस को जो है वो अवेल किया है, इस स्कीम जो है उसके तहत अवेल किया है इस स्कीम को, राइट। इस स्कीम की सर्विसेज को बेनिफिशियरी बने। समझना ही वाली बात, नहीं तो फिर दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगी, क्या सर अब सभी को जो है वो सरकार ऐसा पैसा दे रही है? नहीं, सिर्फ उन्हीं को इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है जिसने प्रीमियम भरा हुआ टाइम पे, जिसने सर्विस को लिया है, ठीक है, इंश्योरेंस को लिया है, तो उसको जो है वो ये ऑफर दिया जा रहा है। तो पहले ये 90 दिन हुआ करता था कि जॉब चली गई, जॉब जाने के 90 दिन तक वेट करना पड़ता था, उसके बाद फिर ये कंपनी जो है वो सैलरी का 25% देती थी। बट अब इस 90 दिन को घटाकर जो है वो 30 दिन कर दिया गया है, 25% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो ये इसमें एक चेंज जो है वो सामने आया। और जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको अब क्लेम जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा ESCI ब्रांच से, यही जिसने इसको लॉन्च किया था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो इसकी जो ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस, वहां से मिल जाएगा। पहले जो मिला करता था, जो एम्प्लॉय है 90 दिन के बाद उसको अपने एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ता था, भली लड़ाई झगड़ा होकर कैसे भी उसको निकाला गया हो, बट वो फिर उसके पास जाना पड़ता था बेचारे को, ये बोलने की देखो मुझे जो है वो ये स्कीम का बेनिफिट मिल जाए तो इस पेपर वगैरह पे दस्तखत कर दो, तो वो वाली चीज भी होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट जो है वो व्यक्ति कहाँ पे जा सकता है?
ESIC के ब्रांच ऑफिस पे, और वहां से जो है वो डायरेक्टली उसको जो है वो मतलब उसकी एप्लीकेशन वहां पर फाइल अप हो जाएगी और फिर उसको उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे जो है वो पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि सैलरी का 50% मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रीमियम वाला क्लॉज भी देख लो, इसमें भी चेंजेस किए गए। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था ना कि समय समय पर प्रीमियम भरना पड़ता है, तब जाकर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सर्विस देती है। तो ऐसे ही इसका भी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि पिछले 2 सालों में सामने वाले व्यक्ति ने अगर 3 कॉन्ट्रीब्यूशन दिए होंगे, 3 बार कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा पिछले 2 सालों में, तब जो है यानी कि उसके एम्प्लॉयमेंट के पिछले 2 साल, जैसे आज उसकी नौकरी निकली, हटा दिया गया उसकी नौकरी से, और इस स्कीम का इसको अगर बेनिफिट लेना है तो इसको पिछले 2 साल में 3 बार जो है वो अपनी प्रीमियम भरी हुई नहीं इसकी दिखाई देनी चाहिए, यानी कि 3 बार इसका कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। और तीसरी बार वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो 78 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि उसने पिछले 78 डेज तक यानी कि उसके अकाउंट में दिखाई देना चाहिए कि पिछले 78 डेज में उसने अपनी प्रीमियम भरी है। तो ये एक कंडीशन है। पहले जो कंडीशन हुआ करती थी वो 4 की हुआ करती थी, कि लाभ जब भी मिलेगा जब पिछली 4 देखा जाएगा कि पिछले 2 सालों में उसने 4 इंस्टॉलमेंट भरी हो, यानी कि प्रीमियम अपना भरा हो, तभी जो है वो मिलेगी। और इसमें पिछले पहले भी ये सेम था कि आखिरी जो इंस्टॉलमेंट गई हो या आखिरी जो प्रीमियम गया हो वो 78 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे उसके अंदर ही होना चाहिए, यानी कि 78 डेज में आपने भर दिया। समझ रहे हो ये वाली बात? तो ये भी एक क्लॉज जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिला है, जिसको थोड़ा चेंज किया गया, रिलैक्स किया गया। रिलैक्स में पहले 4 हुआ करता था, इसको 3 कर दिया। बट 78 डेज वाला जो है वो उतना का उतना ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। हालांकि इतना ये वाली चीज डिटेल में नहीं आ रही, जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड में मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया था वो याद रखो बस। और ये बेसिक फैक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने लॉन्च करी है और ये किसको सपोर्ट करती है, और अभी इसका और इस स्कीम का नाम जो है वो क्या है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब्स मिलेगी। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। 2008 और 9 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक क्रेडिट सब्सिडी स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये प्रमोट करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। कैसे प्रमोट करती है? देखो, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन, और सब्सिडी मतलब यहां पर कहीं ना कहीं मतलब अभी अपन इतना डीपली गए नहीं है कि आगे क्या होगा इस स्कीम में, पता नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए यहीं पे कि यार ये तो लोन देने की बात कर रहा है, ये लोन देने की बात कर रहा है और लोन पे सरकार सब्सिडी देगी। तो यहां पर माइक्रो इंटरप्राइज जो है वो लोग सेटअप करेंगे, क्योंकि यहां पर किस चीज पे बात हो रही है कि लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कब होती है लोगों की? जब उनका खुद का बिजनेस शुरू होता है। तो ये माइक्रो इंटरप्राइजेस अपनी सेटअप करें, जिस पर 35% तक सरकार जो है वो सब्सिडी देगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगे तो उनको 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा, और अगर वो कोई सर्विस देंगे तो उनको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, जिसपे सरकार 35% सब्सिडी देगी। सिर्फ इतनी सी चीज, नाम से ही पूरी चीज जो है वो क्लियर हो गई। 2 वर्ड से पूरा ये टॉपिक क्लियर है, सिर्फ 2 वर्ड से। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, दूसरा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो इसका नाम है, दोनों से ही बिल्कुल क्लियर हो गया। और इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि माइक्रो इंटरप्राइज, ठीक है, माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो इसमें माइक्रो याद रखना आप, क्योंकि यहां पर आपको उलझाया जा सकता है। ठीक है, ये माइक्रो आपको याद रखना, अरे ये, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल लेवल पर केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, जो कि नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। स्टेट लेवल पर स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का जो डायरेक्टरेट हम लोग को देखने को मिलता है, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का, उसके द्वारा, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा, और बैंक्स के द्वारा। तो ये स्टेट लेवल पर इनके द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है स्कीम। ठीक है, तो इसकी जानकारी ये जो है वो आप लोग को होनी चाहिए। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 से ऊपर की है और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, या वो किसी भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो भी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है तो उसके हैं वो, अगर वो यानी कि वो उस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, या फिर जो प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। बट कौन लोग एलिजिबल नहीं है? जो पहले से, यानी कि जिसकी पहले से अगर कोई इंटरप्राइज होगी तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स पर ही लोन ऑफर करती है, वो भी सब्सिडी में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात कर रहे हैं। ये टॉपिक अभी थोड़ी देर पहले अपन ने न्यूज में जो है वो डिस्कस किया था, याद आ रहा है? बटरफ्लाई वाला, सॉरी ड्रैगन फ्लाई वाला जो टॉपिक अपन ने देखा था, ये वाला जो टॉपिक देखा था, तो इसमें ये वर्ल्ड वाइड फंड की यहाँ पर बात हो गई थी। ये थुम्बी महोत्सवम, ये पेपर 1 के अंदर अपन ने देखा था, तो उसी में ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात हुई थी, तो इसलिए पेपर 2 में यहाँ पर मैंने आपके लिए शामिल किया। ठीक है, तो इसको देख लो, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में ये सेटअप की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका मेन एम क्या होता है? वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन, जितने भी वाइल्ड लाइफ्स हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फोना हो, प्लांट की हो या एनिमल की स्पीसीज हो, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको उसके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन से रिलेटेड वेरियस रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाना, समय समय पर वेरियस इवेंट्स कंडक्ट कराना, डेटा जो है वो रिलीज करना, बताना दुनिया को, इन्फॉर्म करना कि किस प्रकार से जो है वो ह्यूमंस ने हालत खराब कर रखी है वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर कम से कम हो, इस पर भी ये कोशिश करती है, फोकस करती है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है उसको खराब ह्यूमन के द्वारा ही किया गया है। आपने देखा कि जंगलें काट काट कर टाउनशिप बना दी, शहर बना दिए, घर बना दिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, मल्टी मॉल्स। तो ये सब चीजें क्या हुआ? ये जंगलों को काट काट कर किया। जंगलों को काट के किया तो काफी सारे प्लांट स्पीसीज जो है वो खत्म हो गए, और जंगल जो है वो घर वाइल्ड स्पीसीज का है, एनिमल्स का है, और जंगल काटे गए तो एनिमल्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो ये इसका मेन फोकस होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना पूरे दुनिया भर में कि ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है वो किस प्रकार से एनवायरमेंट पे पड़ रहा है, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। वेरियस ये अपनी रिपोर्ट्स रिलीज करती है, दुनिया को बताती है। WWF की आपने काफी सारी रिपोर्ट्स के बारे में सुना होगा, तो कुछ इसकी रिपोर्ट्स और उसके कुछ प्रोग्राम्स की चर्चा करें तो आपको नाम से पता होना चाहिए, जैसे कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, क्वेश्चन आएगा किसके द्वारा रिलीज की जाती है, याद रखिएगा WWF के द्वारा, और ये हर 2 साल में रिलीज की जाती है। अर्थ आर, याद है कि मार्च के महीने पे एक दिन जो है वो लाइट बंद करने के लिए कहा जाता है, एक पूरा दिन नहीं, 1 घंटे के लिए, रात के समय पे 8:30 से 9:30, तो वो अर्थ आर होता है। और अर्थ आर किसका इवेंट है? तो ये, या फिर किसका प्रोग्राम है? WWF का। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। इसके अलावा डेट फॉर नेचर स्वैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कंसेप्ट भी इसका समझ लेना। डेट फॉर नेचर स्वैप क्या होता है? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जिन लोगों ने फॉरेन लोन्स लिया होता है, जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसने बाहर से जो है वो लोन लिया, जैसे मान लेते हैं IMF से इसने लोन लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी क्लॉज है कि ये WWF जो है वो उसका लोन माफ करवाती है, लोन का कुछ पोर्शन माफ कराती है। किस चीज को लेकर माफ कराती है? वो उस डेवलपिंग कंट्री से बोलती है कि आप अपने यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर जो है कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो। किस में इन्वेस्टमेंट कर दो? एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट पर्पज के लिए आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जितना लोन चुकाना था उतना आप इन्वेस्टमेंट कर दो एनवायरमेंट में, तो आपका वाला लोन जो है वो माफ हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीज जो होती है उसको डेट फॉर नेचर स्वैप्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी कर्जा है तो उसको नेचर के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लिया, यानी कि नेचर में आप इन्वेस्ट करो और आपका कर्जा जो है वो माफ होगा। तो ये इसकी भी कुछ ऐसी स्कीम पॉलिसी जो है ये चलाती है। मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन सेटअप करती है सस्टेनेबल फिशिंग के लिए, कि लोग जब मछली पकड़े तो वो इस प्रकार से पकड़े कि मतलब मछलियों की जो आबादी है वो एकदम खत्म नहीं होना चाहिए, राइट, उस प्रकार से पकड़े। अब हेल्दी ग्रोन पोटैटो, ये प्रोग्राम जो है इसके तहत आलू जो होता है, कंज्यूमर्स तक आलू जो पहुंचने चाहिए वो एक बेस्ट क्वालिटी के आलू पहुंचने चाहिए, हाई क्वालिटी आलू पहुंचने चाहिए, हाई क्वालिटी पोटैटो पहुंचने चाहिए। इसके लिए क्या करता है? फार्मर्स को वेरियस प्रैक्टिस के बारे में बताता है कि फार्मर जो है वो इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो अपने फार्मिंग टेक्निक्स में जो है वो शामिल करें, जो कि पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए हो, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं ना, तो उसके लिए, जिससे कि आलू जो है वो खराब ना हो और कंज्यूमर्स तक हाई हाई क्वालिटी के आलू जो है वो पहुंच सके। तो इसको लेकर ये इसके कुछ वो है रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स। तो देखो ये कुछ चीजें आप लोग को डायरेक्टली नाम से भी पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ये WWF ने जो है वो ये फलाना रिपोर्ट या फलाना प्रोग्राम जो है वो कौन सी WWF के द्वारा निकाली गई है, तो आपको उसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अर्थ आर से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आए हैं, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो इसके बारे में एक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने न्यूली इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है श्रीलंका की, अभी रिसेंटली इलेक्शन के बाद जब ये सदन हम लोग को देखने को मिला श्रीलंका के अंदर, तो उस दौरान इनकी जो पहली स्पीच थी, पहली बार जो ये पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने कहा कि इन्होंने जो घोषणा करी वो ये थी कि इनका इंटेंशन ये है कि वो 19th अमेंडमेंट एक्ट जो है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको निरस्त करेंगे और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काम करेंगे। तो ये घोषणा भी मोटे मोटे तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि ये श्रीलंका में देखने को मिलेगी। श्रीलंका के अंदर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के ऊपर काम किया जाएगा और 19th अमेंडमेंट जो है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अबॉलिश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों क्यों 19th अमेंडमेंट पर बात की गई? तो ये कहा गया कि 19th अमेंडमेंट के अंदर कुछ ऐसे क्लॉज हैं, प्रोविजन है, जो कि प्रेसिडेंट की पावर्स को जो है वो वीक करते हैं। क्योंकि 18th अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स को जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था।
बट 19th अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की पावर को जो है वो वीक करने के पर्पस के लिए ये हम लोग को देखने को मिला था, जो कि 2015 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट पहले 18th अमेंडमेंट की बात करें, क्योंकि 18th अमेंडमेंट को ही बैलेंस करने के लिए 19th अमेंडमेंट लाया गया था श्रीलंका के अंदर। तो 18th अमेंडमेंट में 4 चेंजेस थे। ये चेंजेस थे कि प्रेसिडेंट जो होंगे उनका री इलेक्शन वो कर सकते हैं कितने भी बार, यानी कि कितने भी बार जो है वो एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है या बन सकती है। और 10 मेंबर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया था 5 मेंबर की पार्लियामेंट्री काउंसिल के साथ। और इंडिपेंडेंट कमीशन जितने भी थे वो पूरे के पूरे आएंगे प्रेसिडेंट के अंडर, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो कंट्रोल करेंगे जितने भी इंडिपेंडेंट कमीशन है उनको। इसके अलावा प्रेसिडेंट को जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो पावर्स दी जाती है, जो प्रिविलेजेस, जो इम्यूनिटीज, हर एक चीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है, एमपीज को दी जाती है, वो पूरी की पूरी पावर जो है वो एंजॉय करेंगे प्रेसिडेंट। और हर 3 महीने में एक बार प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को अटेंड कर सकते हैं। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस की बात की गई जिसको पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट श्रीलंका के, तो ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसने प्रेसिडेंट की काफी सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसको कम कर दिया था 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। और इसके अंदर चीजें जो थी वो ये थी कि इसके अंदर प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा वो 6 सालों की जगह 5 सालों का हो जाएगा। इसके अंदर 2 टर्म लिमिट जो है वो सेट करने की बात की गई थी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं हो पाएंगे, री इलेक्शन जो है वो उनका नहीं हो पाएगा कंटिन्यूसली, 2 बार ही तक जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो 4.5 साल के बाद ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को रिवाइव करने पर चर्चा करी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, और एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। और प्रेसिडेंट जो होंगे वो हेड ऑफ कैबिनेट ही रहेंगे, और वो सिर्फ मिनिस्टर्स को तभी अपॉइंट कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी इसमें 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम लोग को देखने को मिली थी। और इसको ये मोटे मोटे तौर पर बस ये जानो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो प्रेसिडेंट, श्रीलंकन प्रेसिडेंट की पावर को रिड्यूस करने के ऊपर था, और जो कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये इसको हटा रहे हैं और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतनी सी चीज जानो, इसमें और कुछ अगर एडिशनल चीजें आती हैं आने वाले समय में तो मैं आपको बता दूंगा। और रही बात हिंदी ट्रांसलेशन की इसकी, तो इसमें थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में वर्ड्स वगैरह जो है वो उल्टे सीधे बन रहे थे, तो अभी और मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो आपको जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक का। और बाकी का तो है ही, बाकी का यहाँ पर लिखा ही हुआ है, बाकी की तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ इस टॉपिक का जो है वो यहाँ पर मैंने नहीं किया था, ये सिर्फ 2 पेज, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो वर्ड जो है वो थोड़े इधर उधर हो रहे थे और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था जमाने में। तो फिर जब मैं आपको पहुंचाऊंगा ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद इस पर काम कर लूंगा और फिर आपको पीडीएफ इसकी दे दूंगा, ठीक है। पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक स्टडी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई नेचर कम्युनिकेशंस की, हम लोग को देखने को मिल रही है माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन अटलांटिक ओशियन पे जो है उसको लेकर ये स्टडी है कि अटलांटिक ओशियन पर माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना है। और पॉल्यूशन पाया गया 11.6 से लेकर 21.1 मिलियन टन्स, बहुत भारी मात्रा में पॉल्यूशन पाया गया। और अगर अभी आप अपने स्टडी रूम पर ही हैं तो फटाक से वीडियो को पॉज करो, आपके दीवार के सामने जो वर्ल्ड मैप है वहां पर जाओ और अटलांटिक ओशियन को देखो और बताओ कि अटलांटिक, यानी कि बोलो सिर्फ अपने वहीं पर ही कि अटलांटिक ओशियन के पास जो है वो कौन सी कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। तो उसको एक बार देखो जाके बस, और जो है वो बोलना वहीं पर ही, ठीक है, लिखना मत नीचे कमेंट बॉक्स में, वहीं पे बोल लो आप, ठीक है। उसके बाद वापस आके ये वीडियो को रिज्यूम करना। तो देखो, टॉप 200 मीटर जो है अटलांटिक ओशियन के, उसको मेजर किया गया। ओशियन का ये सरफेस है, इसके टॉप 200 मीटर नीचे तक जो है वो स्टडी की गई। तो इसमें पाया गया 3 प्रकार के प्लास्टिक्स की स्टडी, एक पॉलीथीन, प्रोपिलीन और पॉलीस्टीरीन। तो ये जो पॉलीथीन है ये पैकेजिंग में उपयोग में ली जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पैक करने के पर्पस के लिए उपयोग में ली जाती है। और बताया गया कि इस स्टडी के थ्रू ये चीज सामने आई कि जितना सोचा था कि पोल्यूशन लेवल जो है, जितना एस्टिमेट किया था कि इतना फलाना पोल्यूशन जो है वो होगा प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन में, उससे कई ज्यादा जो है वो सामने आया। और हर एक साइज के पॉलीमर की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि स्टडी करके ही एग्जैक्टली प्लास्टिक पोल्यूशन का डेंजर क्या है वो पता लगाया जा सकता है। तो हर एक साइज के जो ये पॉलीथीन पॉलीमर जो हम लोग को देखने को मिले उसको स्टडी किया गया। और ये प्लास्टिक जो है ये क्या होते हैं, ये एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं जो कि पेट्रोलियम से बनते हैं। ये पैकेजिंग में, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स में, व्हीकल में, गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक में, एग्रीकल्चर में उपयोग में आते हैं। ये काफी सस्ते होते हैं, इनका वजन भी काफी हल्का होता है, काफी मजबूत होते हैं और मैलिएबल होते हैं।
राइट, जिसको आप थिन शीट्स में जो है वो बना सकते हो। जैसे कि एक ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बल्क, इसको आप जो है वो इस प्रकार से थिन शीट्स में बना सकते हो। तो मैलिएबल और इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्लास्टिक पोल्यूशन का, तो जब मछलियां वगैरह इसको खा जाती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, फंस जाता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर, उनके पेट पे, राइट। इसके अलावा फंस जाते हैं काफी सारे स्पीसीज, तो उसमें मर जाते हैं वो फंसने के कारण। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ऐसा भी होता है कि ये जो मरीन का प्लास्टिक है ये ह्यूमन के पेट तक पहुंच जाता है। ह्यूमन के पेट में कैसे पहुंचेगा, तो ह्यूमन जो सी फूड्स खाते हैं, जो मछलियों को खाते हैं, जो कैक्टस वगैरह जो होते हैं इन सबको खाते हैं, क्रैब वगैरह को, तो जो ह्यूमंस खाते हैं सी फूड्स वगैरह, तो उनको जो है उनके पेट में आ जाता है फिर ये प्लास्टिक, क्योंकि वो तो मतलब मछलियों को खा रहे हैं, बट मछली ने जो है वो प्लास्टिक खाया हुआ है, तो उससे अल्टीमेटली जो है ये ट्रांसफर जो होता है प्लास्टिक वो ह्यूमंस तक भी हो जाता है, राइट। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को ये कंट्रीब्यूट करता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में आप जानते ही ऑलरेडी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में कि ये कितना नुकसान पहुंचाता है एनवायरमेंट को। और मरीन प्लास्टिक के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो लैंड बेस्ड और स्टॉर्म रन ऑफ, जैसे कि जब कोई तूफान वगैरह आ गया, इस प्रकार की चीजें जब हम लोग को देखने को मिलती है तो उस समय ये प्लास्टिक जो होता है वो ओशियन पे आ जाता है। इसके अलावा सीवर ओवरफ्लो, जो सीवेज वगैरह जो होते हैं उसके कारण भी आ जाता है। बीच में जो लोग बाग जाते हैं घूमने फिरने, वो प्लास्टिक फेंक देते हैं, उसके कारण आ जाता है, राइट। और इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल, काफी सारे जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, वेस्ट को पानी में, समुद्र में जो है वो डाल देती हैं, जहाज लेकर जाती है अपना, समुद्र में डाल दिया। तो ये वाली चीज भी होती है इस प्रकार की प्रैक्टिसेस, जो कि एनवायरमेंट के लिए काफी खराब है, राइट। अब इस न्यूज की बात करें तो देखिए एक रिपोर्ट सामने आई है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल की। ये TIFAC क्या है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और एक थिंक टैंक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। थिंक टैंक यानी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वेरियस चीज़ों के बारे में एडवाइस देता है, वेरियस पॉलिसीज बनाने के लिए, या फिर इन फ्यूचर जो है वो किस प्रकार से काम करना है, या करंट में इंडिया की स्थिति जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर किस स्तर पर है, तो उन सब चीज़ों के बारे में तमाम ये एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो वैसे ही इसने कुछ कमियां बताई इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की, कि हमारी कंट्री के अंदर जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो ये इसने हाईलाइट करी। तो वो ही चीज़ हम लोग देखेंगे। और इसने ये भी बताया कि ये कमियों के कारण हम लोग चाइना के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं, ये कमियां चाइना के साथ कंपटीशन में एक बाधा बन रही हैं। तो देखते हैं इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में कमी सबसे बड़ी ये देखने को मिल रही है टेक्नोलॉजी, प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में हम पीछे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे होने के कारण कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते रेट में और कम पॉल्यूशन वाले केमिकल्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दूसरी बात प्लांट्स की, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो केमिकल्स की काफ़ी कम है, प्लांट्स काफ़ी कम है केमिकल्स के, केमिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, राइट। इसी यही एक कारण है जिसके चलते हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और लेस पोल्यूटिंग मैनर में, राइट। इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो आगे मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे कि काफ़ी सारे जो की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये वाला जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ये लगातार 3-4 बार अभी न्यूज़ में देखने को मिल चुका है। और मैंने आपसे बताया कि जब भी न्यूज़ में रिपीटेड टॉपिक आते हैं तो उस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो क्या होता है ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़, आप दवाई खरीदते हो, दवाई में आप देखते होगे कि बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कि इस दवाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल है। तो ये वही चीज़ है, दवाइयों के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे कि दवाई बनती है, तो वो जो होता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसको बल्क ड्रग भी जो है वो कहा जाता है, राइट। जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और चाइना के अंदर ह्यूबी प्रोविंस में हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। और चाइना के अंदर ह्यूबी प्रोविंस जो है वो हब है इसका API मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की इंडस्ट्री का, राइट। और इंडिया डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। 67% जो केमिकल इंटरमीडिएट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, वो चाइना से आते हैं। और पूरा का पूरा क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, याद आया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, आज से 3-4 महीने पहले हमने पढ़ा था, ये कोरोना वायरस की जो दवाई है उसमें उपयोग में लिया जाने वाला है, राइट। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी कि दवाई नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो काफी गंभीर है, काफी सीवियर हो गए हैं, राइट, तो उनको ये दवाई दी जाती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसके अलावा इंडिया जो है वो उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस प्राइस को पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस प्राइस पे जिस प्राइस पे चाइना बेचता है, क्योंकि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग हब है,
बहुत सारे मतलब कंपनीज हैं जो कि मास प्रोडक्शन करती हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। इसलिए इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स उस प्राइस को टच नहीं कर पा रहे हैं जिस प्राइस पे चाइना जो है वो मार्केट में माल बेचता है, राइट? क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर ज्यादा प्राइस में माल बेचेंगे तो बिकेगा नहीं, और चाइनीज प्रोड्यूसर ज्यादा कम प्राइस में माल बेच देते हैं, तो इसीलिए हम लोग चाइना वाले प्राइस को टच नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ इसका बल्क प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, और काफी कम यूनिट्स जो है, प्लांट्स जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कमियां निकाली इसने, TIFAC ने, जो कि हम लोग को अभी इस रिपोर्ट के थ्रू देखने को मिली, जिसकी एक जानकारी आपको होनी चाहिए इन जनरल। आगे की चर्चा करें। हरित पथ। हरित पथ एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये डेवलप किया गया है। हरित का मतलब हरियाली, पथ का मतलब रास्ता। तो ये एप्लीकेशन जो है ये बताएगी किस किस जगह पर कितना डेवलपमेंट जो है वो ग्रीनरी को लेकर रोड्स के आजू बाजू चल रहा है। तो ये डेवलप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मॉनिटर करेगी, चेक करेगी लोकेशंस को, ग्रोथ देखेगी, प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, स्पीसीज की डिटेल कि कौन से प्लांट्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं रोड्स के आजू बाजू, उनका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रॉपर टाइम पर, वो चेक करेगी। टारगेट सेट करेगी कि कितने प्लांट्स लगाने हैं और कितनी जल्दी से टारगेट अचीव हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को। तो ये हरित पथ, तो ये चीज़ आपको इस प्रकार की याद रखनी है। इसके अंदर फील्ड यूनिट जो होगी वो हर एक ईच एंड एवरी प्लांट के लिए हम लोग को देखने को मिलेगी, प्लांट की मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, राइट? और पूरे के पूरे जितने भी प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को जो है वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। और ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ग्रीन हाईवेज जो है उसको क्रिएट करने में मदद करेगी, जो कि हम लोग हमारा प्रोजेक्ट प्लान्स NHAI का देखने को मिलता है, ग्रीन हाईवेज, राइट? और इसके अलावा NHAI जो है उसने रिसेंटली हरित भारत संकल्प भी लिया था, एक नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव थी है हरित भारत संकल्प। इन्होंने संकल्प लिया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करेंगे और सस्टेनेबल तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको लेकर ये था। और इसी इनिशिएटिव के तहत 21 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के पीरियड में 25 लाख प्लांट मात्र 25 दिन में NHAI ने लगा दिए, प्लांटेशन कर दिया 25 लाख प्लांट का। और इन्हीं प्लांट्स को जो है वो मॉनिटर करने के लिए ये एप्लीकेशन लाई गई, राइट? कि प्रॉपर उनका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और भी जैसे आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट्स होंगे प्लांटेशन के, उसको भी लेकर ये ट्रैक एक रिकॉर्ड बनाएगी, ठीक है? तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स या फिर P नोट्स, इसको लेकर एक MCQ है आपके सामने। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे आंसर बताने से पहले इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना। पार्टिसिपेटरी नोट्स काफी महीने पहले किया था, तो उसको दोबारा से देखते हैं क्या है ये। तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको इशू किया जाता है रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो बिल्कुल सही है ये, इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इशू किए जाते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो हमारी कंट्री के बाहर जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए ये इशू होते हैं, ठीक है? किस चीज के लिए इशू होते हैं? कि वो इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री के इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर इन्वेस्ट कर सके। हमारा जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का, वहां पर फॉरेनर जो है वो इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए ये इशू किया जाता है। और फॉरेनर्स को अपने आप को सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं होती, बिना रजिस्टर कराए है वो इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं इस पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। अब आपको क्या तीन चीजें समझ में आई? ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज समझ में आई पहली कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि इन्वेस्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, राइट? शेयर्स हो गए, इक्विटी हो गई, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उनमें से एक ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स या फिर P नोट्स। ये किनको इशू किया जाता है? देश के बाहर रहने वाले सिटीजन को इशू किया जाता है, यानी कि फॉरेन सिटीजन को। फॉरेन सिटीजन हमारे देश के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें, इसके लिए ये पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है। और फॉरेन सिटीजन को आवश्यकता नहीं होती है सेबी में रजिस्टर कराने की। और यही एक बड़ी दुविधा, एक मेजर कंसर्न सामने आया है, क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर लगातार बढ़ते जा रहा है। जुलाई तक में 63,288 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया है, और लगातार ये चौथा महीना है जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली मूव होता जा रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, राइट? ये कंसर्न वाली बात क्यों है? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमें तो खुश होना चाहिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो गाइस कंसर्न वाली बात यह है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, हवाला माध्यम के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अपने यहाँ इंडिया के अंदर काला पैसा कमाकर बाहर भेज देते हैं दूसरी कंट्री में। फिर वो इसी माध्यम के थ्रू, पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू
इंडिया के अंदर वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करवाते हैं। तो क्या किया इनने, काले पैसे को वाइट बना दिया, ब्लैक मनी को वाइट बना दिया, हवाला के थ्रू ये पैसा भेजा और यही पैसा जो है वो इंडिया के अंदर आ रहा है पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। और ये ट्रैक इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हमारा जो रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इसको रेगुलेट नहीं करता, यानी कि इन्वेस्टर्स को उसमें रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं होती। सिंपली इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर इंडिया में पैसे भेज सकते हैं फॉरेन रजिस्टर्ड इसके द्वारा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये एक कहानी है और उसमें डाउट ये आ रहा है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको कि काफी सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के ही, इंडियंस, काफी सारे ऐसे रिच इंडियंस हैं जो कि हवाला के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अपने पैसे जो है वो दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक मनी को भेजकर व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा इशू आया, इसलिए ये पार्टिसिपेटरी नोट्स न्यूज में था। तो मेनली पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है उसकी एक जानकारी मिल गई, अभी मुद्दा इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको आइडिया लग गया। सिर्फ इतनी सी चीज आपके काम की थी। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था गाइज। और आज के जो आपके लिए होमवर्क्स हैं, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो करेक्ट आंसर था वो B123 था। होपफुली काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही लिखा होगा। होमवर्क है आशियान, आशियान के बारे में आपको पढ़ना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। ये इससे रिलेटेड पढ़ने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अपने पास। हैंड रिटन नोट्स अगर आप अपने पास बना लो तो आप चाहो तो हमारे जो अपना जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये चैनल है, इस पर आप जाएंगे तो एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। वो डिस्कशन ग्रुप है चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स, उस डिस्कशन ग्रुप का नाम है। तो उस पर आप आ सकते हैं और आकर आपका आंसर जो है वो शेयर कर सकते हैं। वहां पर और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सभी, और वो आपके आंसर को चेक करेंगे, आप उनके आंसर को चेक कर लेना। इस प्रकार से एक हेल्दी स्टडी जो है वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा अगर आप कर लो, हैंड रिटन नोट्स बना लो, आंसर पोस्ट कर दो, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस इसके अलावा आपके लिए पेड कोर्स भी है जो कि काफी अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको दिया जाता है, मात्र 100 रुपीज पूरे महीने के लिए। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने होंगे। आपके लिए नोट्स आपके पास अवेलेबल करवाए जाते हैं, डेली लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको दी जाती है रेगुलर बेसिस पर। आप सिर्फ लेक्चर को देखें फुल कंसंट्रेशन के साथ और अपना नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि नोट्स डेली बेसिस पर अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपका काफी टाइम कंज्यूम होता है। उस टाइम को आप दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में या जनरल स्टडीज का कोई टॉपिक पढ़ लिया, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया जाता है, डेली लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है, जिससे कि सुबह आप लेक्चर देखें, रात में सोने से पहले इस लेक्चर की पीडीएफ से आप पूरे जो टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज कर लें। उसके बाद हफ्ते के एंड पे जितने भी लेक्चर्स आते हैं उसका एक सिंगल कंपाइलेशन दिया जाता है, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज होती है। ये आपके वीकली रिवीजन के लिए, तो आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो गया। तीसरा बार रिवीजन आपका होता है मंथ के एंड में, जैसे ही मंथ खत्म होता है एक सिंगल पीडीएफ दी जाती है जिसमें पूरे जितने भी लेक्चर्स किए हुए हैं उसकी एक सिंगल कंपाइलेशन होता है, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे लेक्चर्स कवर्ड होते हैं, कि आपको अलग अलग पीडीएफ खोलने की भी जरूरत ना पड़े, स्क्रॉल करें आप और पूरा आपका मंथली रिवीजन हो जाए। तो ऐसे करके 3 बार जो है वो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है इस तरीके से। और इस एग्जाम में सिर्फ 3 रिवीजन ही जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो रिवीजन होता है वो आप 2-3 महीने के बाद जब भी फ्री टाइम मिले आपको एक बार आप स्क्रॉल करके रिवाइज कर लो, क्योंकि 3 बार अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो वो पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको संडे के दिन आपके लिए जो करंट अफेयर्स का जो टेस्ट आता है वीकली टेस्ट, उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है इसी के अंदर। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ने में उनको तकलीफ होती है, ई बुक से नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी यहाँ पर पीडीएफ दी जाती है, यानी कि आपको ये सब चीजें जो है वो मात्र 100 रुपए पूरे महीने में जो है वो ये सब पूरी चीज मिलेगी, कि आपको लास्ट में जो है मंथ के एंड में एक ऐसी पीडीएफ दे दी जाएगी जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में। और अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए, पेड कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, आपको पूरी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या फिर कमेंट बॉक्स के पिंड कमेंट पे पूरी A to Z डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अभी कभी चेक कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का भी चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।